कभी कभार हमारी कुछ गलतियाँ ऐसी होती है कि उसका भुगतान बहुत भारी पड़ता है। ये कहानी रिया की है, जो अपने फैमिली जिसमें माता पिता दादा दादी और एक छोटा भाई आरव भी है। रिया 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की, जो अच्छे खासे मार्क्स लेकर आती थी, पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। रिया एक रोज़ शाम को अपने दोस्तों के साथ उसके ट्यूशन क्लासेस में गई हुई थी, और जहाँ से वापस आते हुए उसे काफ़ी देर हो गई थी। रिया अपनी दोस्त मीरा के साथ थी। इन दोनों को अपने ट्यूशन क्लासेस से वापस आते हुए काफ़ी लेट हो गया था। रात के कुछ तकरीबन 8:30 के आसपास बज गए थे। रास्ते में आज इन्हें एक रेडी वाला दिखा, जहाँ पर वो कुछ मिठाइयाँ बेच रहा था। मिठाई खाने का मन था, खरीद ली। रास्ते पे खाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी, घर जाके खा लेते थे तो बेहतर होता। घर घर पहुँचते दोनों अपने, रिया एकदम नॉर्मल खाना-वाना खाती है, टीवी भी देखती है, दादा-दादी के साथ बैठ के थोड़े दिनचर्या की बातें करती है और सो जाती है। सब नॉर्मल, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं। कभी-कभार ये सारी चीज़ें आप पर असर करने में देरी भी कर सकती है या तुरंत भी असर दिखा सकती है। अगला दिन होता है। रिया, जो कभी स्कूल मिस नहीं करती थी, वो आज स्कूल नहीं जानी चाहती थी। वो आज स्कूल नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं नींद आ रही थी या कुछ अजीबो-गरीब उसको फ़ील हो रहा था। तबीयत ठीक नहीं है। माँ को कहती है माँ कहती है, "ठीक है, कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर ले बेटा, कोई इश्यू नहीं है।" दोपहर को जब दादी मंदिर से वापस आती है, तो रिया को एक सवाल करती है, जो सुनकर माता को और दादा को बहुत अजीब लगा। पिताजी तो खैर ऑफ़िस चले जाते हैं। तो दोपहर का टाइम था, दादी जब मंदिर से वापस आई थी तभी। रिया को पूछती है कि तू ठीक है? क्योंकि तेरी आँखें कुछ भारी-भारी लग रही है मुझे, और कुछ अजीब-सा तेरी आँखों में भारीपन दिख रहा है मुझे। रिया रिया एकदम कन्फ्यूज़, दादी ये मुझे क्यों पूछ रही है? और मैं तो नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। बस हाँ, सुबह थोड़ा अजीब-सा फ़ील हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बट अब ठीक लग रही है, अभी ठीक लग रहा है मुझे। माताजी और दादाजी जो यहाँ माताजी और दादाजी को यहाँ पर थोड़ा अजीब लगा ये सवाल सुनकर दादी का। पर ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी-कभार तबीयत ख़राब होती है, नींद पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से कभी-कभार आँखों में भारीपन दिख सकता है। रात होती है, पिताजी ऑफ़िस से वापस आते हैं, सब नॉर्मल बताते हैं कि भई सुबह बिटिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो कैसा है अब? ठीक है मेरा बच्चा। सब नॉर्मल था, खाना खाने बैठते हैं, नॉर्मल सब खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे हैं। रिया खाना खाना शुरू करती है। पहले तो माँ को थोड़ा अजीब लगता है, फिर पिताजी ध्यान देते हैं, दादी-दादा सब। एक खाना खाते हुए रुक नहीं रही थी, खाई जाए, 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, 18 रोटी, ये रुके नहीं। उसके बाद चावल अलग से माँग लिए। इसका जो खुराक था, जो एपेटाइट था, भूख थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये खाने को चबा नहीं रही थी, निगल रही थी अपने खाने को, रोटी को। जैसे कि समझो कि एक रोटी है, उसको एक निवाले में लेकर डायरेक्ट पेट के अंदर चबाना, भाई साहब भूल ही जा रही है लग रहा है, क्योंकि चबा कोई और रहा है यहाँ पे। याद है ना कि रास्ते में मिठाई खाते हुए आए थे और एक पेड़ को क्रॉस किया था इन लोगों ने। शायद कोई चीज़ लग गई इसके साथ, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली हरकतें हो रही है इसके साथ, या ये कह लो कि भूत प्रेत आत्मा, जिन्न पिशाच, पिशाचनी, कोई भी इनमें से कुछ उसके साथ लग गया।
वैसे भी हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हमें कहते हैं अक्सर कि रात को बाल खुले रख के नहीं सोने चाहिए, मिठाई खा के नहीं सोनी चाहिए। अगर मिठाई खा रहे हो तो कुछ मीठा खाया हुआ है तो पानी पी लो या कुछ नमकीन खा लो, और ऐसे ही मत सो जाओ या बाहर निकलो घर के मीठा खा के। कुछ रीज़न्स होते हैं जो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग जानते हैं, पर हम नहीं। इसीलिए वो हमें सावधान करते हैं। हमसे ही ऐसी भूल हो जाती है, गलतियाँ करते हैं और फिर कहानियाँ यहाँ तक पहुँचती है। खाना खाते-खाते रुके नहीं यहाँ पर रिया, माँ ने खाना खिलाया, सबको अजीब लगा। पापा ने पूछा कि कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगी थी आज तुझे शायद? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्योंकि नॉर्मली ये तू इतना नहीं खाती है। नॉर्मली भी रात को खाना तू अवॉइड करती है मोस्टली। तो ये एकदम से थोड़ी-सी भारी आवाज़ में अपने पिताजी से कहती है कि बहुत टाइम से भूखा था मैं, खाना अच्छा लगा मुझे आज के यहाँ पे। बहुत टाइम से भूखा था मैं और आज जाके थोड़ा बहुत पेट भरा है मेरा, मन भरा है, खुश किया है मुझे। दादी एकदम से बोलती है कि क्या बात कर रही है? ये कौन-सा तरीका है पिताजी से बात करने का अपने? बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है तुम लोगों ने इसको। एकदम से रिया बोलती है कि क्या हो गया दादी? मैं तो बस मज़ाक मज़ाक कर रही थी पापा से। सॉरी पापा अगर आपको बुरा लगा हो तो। सॉरी दादी, मैं तो बस मज़ाक कर रही थी। दादी बोलती ठीक है कोई बात नहीं, जा अपने कमरे में जा और पढ़ाई कर जाके जा। मज़ाक कर रही थी। बदतमीज़ी की भी एक हद होती है। रिया रिया खड़ी होती है डाइनिंग टेबल से और अपने कमरे की तरफ जाते हुए दादी को घूरते हुए जा रही थी। ये आरव ने नोटिस किया, पर किसी को बोला नहीं यहाँ पे। शायद दादी की बात बुरी लग गई होगी, जबकि ये लड़की वैसी थी नहीं। बड़े-बुज़ुर्ग अगर डाँट भी दे, मार भी दे, तो भी कभी उनके अगेंस्ट में या उनके सामने कुछ रिप्लाई नहीं दिया उसने आज तक। और ये घूरते हुए अपने कमरे में जाना आरव को थोड़ा अजीब लगा। रात को सब जब अपने-अपने कमरे में सोने गए, रात के कुछ तकरीबन 11:30 बजे थे, हॉल में कुछ हलचल सी महसूस हुई। तो जो पिताजी है पिता है यहाँ पे, वो बाहर आते चेक करने को, तो कुछ दिखा नहीं उन्हें यहाँ पे, ऐसा अजीब या कोई घर में घुस गया हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं उनको। किचन में से आवाज़ आती है, किचन में जाते हैं, लाइट चालू करते हैं और बस खड़े रह जाते हैं। जो देखा उन्होंने, वो देखकर इनका दिल दहल गया था। किचन के फ्लोर पे इनकी बेटी रिया बैठ के दोनों हाथों से खाने को ज़मीन पर रखकर जैसे जानवर खाते वैसे खा रही थी। एकदम से पापा को देखती है और हँसते हुए जैसे जानवर भागते 4 पैरों पे किचन से अपने कमरे में चली जाती है। पिताजी अपने आप को सँभालते हैं और एकदम से बिटिया के कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो वो लेटी हुई है बिस्तर पे, हाथ साफ, मुँह साफ। भैया इतनी देर में ये हाथ और मुँह साफ कैसे हो गया? गंदे हाथ लेकर गई थी, निशान दिख रहे अपने ज़मीन पे, किचन से उसके बेडरूम तक के। पर उसके हाथ साफ है, मुँह साफ है। वो तो गहरी नींद में सो रही है। पिताजी जब वापस जा रहे थे तो एक हल्की-सी दबी-दबी सी हँसी सुनाई दी उन्हें। ये रिया हँस रही थी, जैसे कि मज़ाक बना रही हो। पिताजी ने यहाँ पे इग्नोर किया और जाके सो गए। अगले दिन ये सारी बातें अपने माताजी और पिताजी जो रिया के दादा-दादी है, उनसे शेयर की। उन्होंने बोला कि शायद हमारी बिटिया पे किसी का साया आ चुका है, हमें शायद किसी को दिखा लेना चाहिए। पिताजी ने कहा कि एकदम से माताजी ये सब नहीं लाते दिमाग में कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, भूत-प्रेत का कुछ इश्यू हो गया है, क्योंकि बिटिया है, बाहर बात फैल गई तो नाम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम देख लो, तुम्ही ने देखा था रात को जो भी हुआ था।
हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं और तुम्हारी बिटिया की भलाई के लिए कह रहे हैं। कुछ बात बढ़ गई तो शायद उतारा भी नहीं होगा। या इन्होंने बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। डॉक्टर के पास लेके गए कि भाई कुछ अगर तकलीफ़ है दिमाग में या कुछ ऐसा कुछ, नींद पूरी नहीं हुई इसकी वज़ह से हैल्यूसिनेशन हो रहा है या स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, तो कुछ मालूम पड़े, बट सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। कोई रिपोर्ट में ऐसा नहीं कि भाई कुछ तकलीफ़ हो गई है, नहीं सब नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। भाई ये सब रिपोर्ट्स में आएगा भी नहीं। इसके लिए आपको उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं और इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में, भूत प्रेतों के बारे में, उनमें उनका उतारा करना जानते हैं। आपको उन्हीं से मिलना पड़ेगा। डॉक्टरों की बस की बात नहीं है। 3-4 दिन ऐसे ही बीते, धीरे-धीरे रिया की हालत और बिगड़ने लगी। शरीर ऐसे लग रहा था कि मानो महीनों से भूखी हो, जबकि रोज़ 18-18, 20-20 रोटियाँ खा रही है, दाल-चावल खा रही है, एकदम भरपेट खा रही है। पर फिर भी हालत ऐसी हो रही थी मानो कई महीनों से खाना नहीं खाया हो। वीकनेस भाई बहुत ज़्यादा। आँखें अंदर घुसनी शुरू हो गई थी, डार्क सर्कल्स बढ़ने शुरू हो गए थे। पढ़ाई से मन हट गया था, परिवार के साथ बैठने से मन हट गया था। पूजा-पाठ अगर सुबह दादी-दादा करते हैं, तो भी चिढ़ के एकदम से गुस्सा कर देना उनके ऊपर। ये सब ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता वो बीत गया। 1 हफ़्ते तक ये सब चलता रहा। फिर इनके घर पे एक पूजा जो आयोजित करने वाले थे ये लोग, उसके लिए भगत जी को बुलाया गया था, पंडित जी को बुलाया गया था, जो इनके फैमिली पंडित हैं। वो आए, उन्होंने रिया को देखा और देखते ही कहा कि ये बिटिया के साथ कब से है ये चीज़? और आपने कभी मुझे बुलाया क्यों नहीं या किसी को दिखाया क्यों नहीं? अगर मुझे नहीं बताना था कि मुझसे कुछ तकलीफ़ थी कि भई आप मुझे नहीं बताना है या नहीं बता सकते, तो किसी और को बता लेते जिस पे भरोसा था। ये कब से है बिटिया के साथ? तो एकदम से दादी डरते हुए पूछती कि क्या दिख रहा है आपको पंडित जी? क्या है मेरी बिटिया के साथ? आप ज़रा खुल के बताइए मुझे। मुझे भी लग रहा था काफ़ी दिनों से मैं बता रही थी मेरे बेटे को, बट वो सुने थोड़ी ना मेरी। भई हम तो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, सटिया गए हैं, हमारी बात सुनने जैसी नहीं है। क्या दिख रहा है आपको? तो भगत जी यहाँ पर कहते हैं कि ये प्रेत है या पिशाच है, दिख नहीं रहे बरोबर, ये अपने आप को सामने नहीं ला रहे। पर एक झलक देखी मैंने और उसके बाद वो दिख नहीं रहा मुझे वापस। बिटिया के साथ है, बिटिया रिया के साथ है। रिया की मॉम ने सुनी ये बातें, दादाजी ने सुनी, उसके भाई ने, आरव ने भी सुनी और उसके पिताजी ने भी सुनी। उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ जानते हो, उतारा करना या रोकथाम करना जानते हो और अगर आपको लग रहा है कि हमारी बिटिया के साथ कुछ है, तो आप प्लीज़ कुछ करिए। लग रहा है? अरे आपके सामने ही है, आपकी बेटी की हालत तो देखिए अब क्या हो रही है। अभी भी आप बोल रहे हो कि लग रहा है। आपको पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है आपकी बिटिया के साथ? ये नॉर्मल है। कब से हुआ ये? कितने महीने हो गए? तो दादी अम्मा यहाँ पे कहती है कि महीने तो नहीं हुए पंडित जी, और तकरीबन हफ्ता 10 दिन ही हुए होंगे इसको ये तकलीफ़ हुए। तो बोल रहे कि ये चबा आ रहा है आपकी बिटिया को, ये समझ नहीं आ रहा है आपको। हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसा इसका सिचुएशन हो रहा है कि महीनों से भूखी है, खाना नहीं खाया है, तकलीफ़ है इसको। अभी भी आपको ये लग रहा है कि भई कुछ और तकलीफ़ है इसको? पंडित जी ने यहाँ पर अपना पढ़ना शुरू किया कुछ, और एकदम से रिया पे जो थी चीज़, या कह लो कि जो था, वो एकदम से खेलना शुरू कर गया। जैसे-तैसे रिया को सँभाला गया। रिया के पिताजी ने अपने दोस्तों को बुलाया मदद करने के लिए। उनसे ना सँभले भाई। कम से कम 4 से 5 फुल्ली ग्रोन मैन जो हट्टे-कट्टे हैं, उनसे एक 8वीं या 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची कंट्रोल में नहीं आ रही थी। जैसे-तैसे सँभाला।
भगत जी यहाँ पे अपना पाठ कर रहे थे और एकदम से रिया मर्दों की आवाज़ में बोलती है कि चुप हो जा, तुझसे कुछ नहीं होगा। रिया पे जो प्रेत खेल रहा है, वो कहता है कि इस लड़की पे मेरा दिल आ गया है, या तो मेरी शादी इससे करवा दे, या तो मैं इसे लेके जाऊँगा मेरे साथ। अब तो मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। भगत जी ने कहा, ना तो तेरी शादी हो रही है और ना ही तू इसे लेके जा रहा है। भगत जी ने अपना पाठ करना शुरू किया, थोड़ा गुस्से में, तेज़-तेज़। तो एकदम से रिया मर्दों की आवाज़ में बैठती है, आँखें सुर्ख लाल हो रही है। भगत जी को देखते हुए कहती है कि चल ठीक है, मैं इस बेटे को छोड़ दूँगा, पर एक ही शर्त है मेरी। मेरी कुछ माँगे हैं, वो पूरी करनी पड़ेगी। उसके बगैर मैं इसे नहीं छोड़ूँगा। भगत जी कहते, जो भी तेरी माँग है वो बता। मुझे कुर्ता चाहिए, अच्छा वाला चाहिए वो भी। और मैं पहनने के लिए मोजड़ी चाहिए। 100 गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए। और वो भी अभी, इसी वक्त। भगत जी ने यहाँ पर ये जो माँग थी इस प्रेत की, वो सुनकर एकदम से कहते हैं कि इस वक़्त ये सब चीज़ें ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल तक मैं इसको तेरे पास ला कर के दे दूँगा मैं। तो रिया के माध्यम से वो प्रेत कहता है कि नहीं, 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 अभी इसी वक़्त चाहिए मुझे, वरना कल मैं लेके चला जाऊँगा इसको। तूने बोला था मेरी माँगें पूरी करेगा, अब पूरी कर, माँग रहा हूँ ना मैं, पूरी कर। तो भगत जी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। रिया के माता-पिता से कहते हैं, रिया के पिताजी से यहाँ पे कहते हैं वो कि आप ज़रा जाइए, एक एरिया बताया, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाती है। आप जाइए वहाँ पे, अगर आपके नसीब हुए, आपका भाग्य तेज़ हुआ, तो शायद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए। क्योंकि ये अब जानबूझकर ये सारी चीज़ें माँग रहे हैं और इस वक़्त रात के कुछ तकरीबन 12 साढ़े 12 के आसपास का समय हो रहा था। जी हाँ, दोपहर को आए थे भगत जी और ये रात के साढ़े 12 बजे अपनी माँगें रख रहा है। मतलब इतना टाइम लग गया था भगत जी को इसे रोकने के लिए। ये शक्तियाँ जब खेलने पे आती है ना, तो समय कहाँ गायब हो गया पता भी नहीं चलता। रिया के चाचा जो है यहाँ पे, वो कहते हैं कि आप भैया घर पे ही रहो, मैं लेकर आता हूँ, आपकी ज़रूरत शायद यहाँ पे पड़ सकती है। मैं लेकर आता हूँ और बस खाली मुझे जगह बता दीजिए क्या-क्या लाना है और कितनी-कितनी चीज़ें लानी है। बताई गई। जाते हैं वो एरिया में, तो सारी दुकानें बंद। एरिया में पहुँचते-पहुँचते तकरीबन इनको 1 डेढ़ बज गया था। कोई दुकान खुली नहीं थी। सारे के सारे शॉप के शटर डाउन हुए पड़े थे। एक ही शॉप थी, सूट और सलवार जो बेचते थे उनकी। वहाँ पे भागते हुए जाते हैं और कहते कि भाई साहब, आप बंद कर रहे थे शायद, पर मुझे अर्जेंट है, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो एकदम से वो उनकी बात काटते हुए बोलते हैं कि ये रखा हुआ है तैयार, अब टाइम वेस्ट मत करो, लेके जाओ। और बाजू वाली गली में पैरों के जूतों की शॉप खुली हुई है, वहाँ पे आपको आपकी मोजड़ी मिल जाएगी जो आपको चाहिए। पैसे बताए, पैसे इतने रखे और ये जैसे ही ये उस शॉप के बाहर निकले हैं, उन्होंने भैया ज़रा सी भी देरी नहीं की, लाइट वाइट बंद करके शटर बंद करके चले गए। मानो कि इन्हीं का वेट करते हुए अभी तक खुली रखी थी उन्होंने दुकान। जाते दूसरी गली में जहाँ पर बताया गया था कि मोजड़ी मिल सकती है, भैया वहाँ पे भी सेम सिचुएशन।
काउंटर पर ही थैली बना के रखी हुई थी। पैसे रखे, ये बाहर निकले, पीछे-पीछे शटर डाउन करते हुए ओनर दुकान के बाहर आकर घर पे चला गया। सारी चीज़ें अपने आप तैयार ऐसे हो रही थी मानो किसी ने उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रेडी रखना है। अब बारी आती है 100 गुलाब की पंखुड़ियों की। वो कहाँ से ढूँढेंगे कुछ पता नहीं, कहाँ मिलेगी कुछ पता नहीं। तभी इनका ध्यान जाता है कि इसी एरिया में थोड़ी-सी दूर पे एक मस्जिद है। हो सकता है शायद वहाँ पर मुझे ये गुलाब की 100 पंखुड़ियाँ मिल जाए, क्योंकि मोस्टली मस्जिद के बाहर ही आपने देखा होगा तो ये फूलों की और चादरों की दुकान लगाए हुए रहते हैं, तो शायद वहाँ पर इन फूलों की दुकानों में से कहीं पे मुझे 100 गुलाब की पंखुड़ियाँ मिल जाए। तो उम्मीद लेकर वहाँ तक जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो जस्ट अभी-अभी एक छोटा-सा टेम्पो आया था फूलों का। वो सब सामान बाहर निकल रहा था तो इन्होंने पूरा वेट किया। सब्र नहीं हो रहा था बट फिर भी वेट किया कि भई सामान उतर रहे हैं, अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। सामान उतारा गया तो एक मौलवी जो थे, वो आते हैं बाहर। अंदर से एक आखिरी टोकरी निकली गुलाब के पंखुड़ियों की। वो मौलवी आते हैं, वो जो मौलवी मस्जिद के बाहर आते हैं, वो गुलाब की पंखुड़ियों का टोकरा उठा कर के इन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा आप देरी मत करो अब जल्दी से जल्दी वापस जाइए अपने घर पे, वहाँ पे इन सब चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। और उस टोकरी पे इन मौलवी साहब ने 5 गुलाब पूरे रख दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं मुझे खाली गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए पंडित मौलवी साहब, मुझे ये गुलाब नहीं चाहिए, सॉरी। उन्होंने कहा रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, वो उसके लिए नहीं है, आपको रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी और अगर कुछ दिखे तो बस इसे छोड़ दीजिएगा बाहर, ठीक है? ये उन लोगों के लिए होगा। अब जल्दी जाइए, वक़्त ज़्यादा नहीं है आपके पास। भैया ये सब अरेंज करते हुए रात के कुछ 2 ढाई बज चुके थे इनको। ये सब गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी दौड़ाते हैं। एक छोटा-सा तालाब नाले जैसा था, उसे क्रॉस करते वक़्त इनके गाड़ी के एग्ज़ैक्ट सामने मानो कि कुछ आ गया था या टायर में कुछ आ गया था, तो गाड़ी स्किड होती है और डिसबैलेंस होते-होते बचती है। ब्रिज पे ही खड़ी है। ये थोड़ा-सा अपने आप को शांत करते हुए, कंट्रोल में लाते हुए खिड़की के बाहर देखते हैं, गाड़ी के खिड़की के बाहर देखते हैं, रोड क्रॉस करके कुछ 5 4-5 लोग खड़े थे। सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, हाइट बॉडी वाले थे। शक्ल ठीक से दिख नहीं रही थी इन लोगों की। धीरे-धीरे चलते हुए इनके पास आ रहे थे। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, इनको वो जो मौलवी साहब ने कहा था, वो बात एकदम से याद आ गई। वो फटाफट से गुलाब की वो पंखुड़ियाँ जो दी थी उनको, वो गाड़ी के बाहर छोड़ देते और एकदम से जब देखते हैं उन 5 लोगों की तरफ, कोई नहीं खड़ा वहाँ पे, सब गायब हो गए। वो मौलवी जी को मन ही मन में धन्यवाद करते हुए गाड़ी चालू करके भगाते हैं। घर पे पहुँचते 3 सवा 3 के आसपास, साढ़े 3 के आसपास पहुँचते हैं घर पे और वो सारी चीज़ें देते। भगत जी कहते हैं कि तुम्हारी जो माँगें थी वो पूरी कर दी गई है, अब तुम अपना वचन पूरा करो। ये जो तुमने कहा था वो तुम करोगे, तुम्हारी चीज़ें मैंने लाकर दे दी है तुम्हें। तो रिया के माध्यम से वो जो प्रेत था, वो ये कहता है कि अब मैंने उस समय माँगी थी। इस समय रात के 12:30 बजे। तुम कितने बजे लाए हो? 3:30 बजे। मैं अब इसे कर लूँगा। ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ है मैं इसे ही लूँगा और एक भी मुरझाएगी तो मैं इसे लेके चला जाऊँगा। इसी गुलाब की पंखुड़ी को मैं एक्सेप्ट करूँगा और इनमें से एक भी गुलाब की पंखुड़ी मुरझानी नहीं चाहिए। और इतना कह के रिया
गिर जाती है बिस्तर पे, मदहोश, बेहोश जैसी सिचुएशन हो रही थी उसकी। उसे लेटाते हैं। वो जो चीज़ें लाए थे उनके चाचा, रिया के चाचा, कहते हैं कि ये आप बिस्तर के नीचे रख दीजिए। मैं कुछ पढ़ कर इसे बिस्तर के नीचे रखवा देता हूँ आपसे। अगर ये सुबह तक सब रहा नॉर्मल, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी, तो समझ लीजिएगा कि वो प्रेत ने आपकी बिटिया को छोड़ दिया है। अगर ये नहीं मुरझाया, अगर ये मुरझा जाते हैं, तो हमें बिटिया को मेरे वहाँ लाना होगा आश्रम में, जहाँ पर मैं गद्दी लगाता हूँ प्रॉपर, और वहाँ पे उतारा करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आऊँगा आपके साथ और आपको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना पड़ेगा बिटिया को मैं आऊँगा साथ में। अगला दिन सुबह माता-पिता डरते हुए सबसे पहली चीज़ चेक करने के लिए आते हैं कि बिटिया के बिस्तर के नीचे जो रखा था, वो सही सलामत है या नहीं है। भैया, आप मानोगे नहीं, पूरी रात गुलाब की एक भी पंखुड़ी मुरझाई नहीं थी। सब नॉर्मल था, सब एकदम प्रॉपर था। भगत जी को फ़ोन करते हैं कि और कहते हैं कि भई भगत जी, सब सब नॉर्मल है, सब ठीक है। सारी पंखुड़ियाँ नॉर्मल है, कुछ मुरझाया हुआ नहीं है इसमें से। तो भगत जी कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है। अब एक काम करिएगा, रात को 12:30 बजे एक पुलिया है, वहाँ पे जाके आपको ये सारी चीज़ें पानी में छोड़नी होगी। ठीक रात को 12:30 बजे, क्योंकि उसने 12:30 बजे ही माँगी थी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 12:30 बजे आपको लेके जानी है वो सारी चीज़ें। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप उस पुलिया से नीचे पानी की तरफ उतरोगे सीढ़ियों पे, तो शायद हो सकता है आपको कुछ दिखे या आपको कोई बुलाए। आपको उस पे ध्यान नहीं देना है। और अब आप जब पानी में इसे छोड़ोगे, तो हो सकता है कि शायद उस चीज़ जो माँग थी, वो सारी चीज़ें कुर्ते और गुलाब की पंखुड़ियाँ और जूतों के साथ शायद कुछ चीज़ आपको भी खींचने की कोशिश करे। तो आप सँभल के रहिएगा जब आप पानी में छोड़ोगे। पिताजी यहाँ पे डरते हुए बोलते, ठीक है पंडित जी, मैं कर दूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी फ़ीस कितनी हुई?" यहाँ पे कहते हैं कि फ़ीस में तो आप एक काम करिएगा, आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ खिला दीजिएगा या दान कर दीजिएगा मंदिर में। गाय को कुछ खिला दीजिएगा, और यही मेरी फ़ीस हो जाएगी, आप समझ लीजिएगा। कभी भोज पे बुला लीजिएगा अगर आपको कुछ ज़्यादा ही देने का मन करे तो, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। और अगर फिर भी आपको मन को शांति ना हो और अगर कुछ अजीब लग रहा हो, तो बेझिझक मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। रात को 12:30 बजते हैं। ये और इनकी धर्मपत्नी, रिया के मदर-फादर जाते हैं उसी पुलिया पे, जब वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे। जैसे भगत जी ने कहा था, पंडित जी ने कहा था कि कुछ दिख सकता है आपको। भैया, उतरते वक़्त लेफ्ट एक सीढ़ी पे कोई बैठा है, दूसरी सीढ़ी पे राइट पे कोई बैठा है। वैसे क्रिस क्रॉस के पैटर्न पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उनसे बचते बचाते हुए, ध्यान ना देते हुए, ये दोनों वहाँ पे नीचे उतरते हैं। एक प्लेटफ़ॉर्म जैसा बनाया था, जहाँ पे आप थोड़ा बैठ सकते हो। पानी के अंदर आप थोड़ा पाँव गीला भी कर सकते हो। जैसे प्रॉपर एक सीन सिनेरियो जैसा कुछ बनाने की कोशिश की गई थी वहाँ पे, ये मैं कह सकता हूँ। वहाँ पे पहुँचते हैं, इनकी जो पत्नी है वो इन्हें पीछे से सँभाले हुई थी कि अगर कुछ इन्हें खींचने की कोशिश करेगा तो मैं पकड़ लूँगी, मैं इन्हें पानी में गिरने नहीं दूँगी। और ये थोड़ा-सा झुकते हैं अपने आप को बैलेंस रखते हुए कि भई अगर कुछ होगा तो मैं बैलेंस कर लूँगा, गिरूँगा नहीं पानी में। जैसे ही पानी को ये टोकरी, जिस पे 100 गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, कुर्ता था और मोजड़ी थी, वो पानी को छूती है, एकदम से कुछ 2 हाथ, पता नहीं कैसे थे वो, किस चीज़ के थे वो, टोकरी को अंदर खींचती है और इनका बैलेंस हल्का-सा बिगड़ता है, पानी में गिरने वाले होते हैं, पर क्योंकि धर्मपत्नी ने पीछे से पकड़ रखा था, तो ये बच जाते हैं। अगर आप पानी में
पंखुड़ियाँ किसी भी फूल की पंखुड़ियों को तोड़ के डालोगे, तो वो तैरेगी ना वहाँ पे पानी में सरफेस पे। एक पंखुड़ी भी नहीं तैर रही थी। मानो कि पूरा का पूरा एक प्लास्टिक रैप में लगा हुआ था और एकदम से वो नीचे किसी ने खींच लिया है। एक पंखुड़ी भी पानी में हवा ऊपर सरफेस पे तैरती हुई नहीं दिख रही थी इन्हें। वापस जा रहे थे तो जो बैठे हुए दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे। घर पहुँचते बिटिया रिया एकदम से नॉर्मली सो रही है, मानो कि छोटा बच्चा खेल-खेल के एकदम से थक कर सो गया हो। थोड़ी मन को राहत होती है, भगत जी से बात करते, सब बताते कि ऐसा-ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। खींचा गया था टोकरी को, हमने हाथ भी देखे थे। भगत जी ने कहा कि भगवान की, ईश्वर की दया आप लोगों के ऊपर कि बिटिया बच गई और वो जो भी था उसने वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। मैं अगले दिन आऊँगा, बिटिया से कुछ बातें करनी है और कुछ बना के लाऊँगा बिटिया के लिए। फ़िलहाल उसके ऊपर ये कभी भी चीज़ें पलट सकती है क्योंकि अभी इसका ऑरा थोड़ा वीक है। तो मैं आऊँगा और कुछ लेकर आऊँगा बिटिया के लिए। आप लोगों को भी कुछ बताऊँगा जो आपको ध्यान देना है चीज़ों को कुछ समय के लिए, उसके बाद कुछ इश्यू नहीं होगा। भगत जी आते हैं अपना जो भी बना के लाए थे रिया के लिए, वो देते, कुछ चीज़ें बताते हैं घर वालों को कि आपको ध्यान रखना है अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए। इन लोगों ने वो ध्यान दिया। तो आज की कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी बताएगा ज़रूर। कहानी अगर अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, तो या अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, रियल एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी भी डाल दूँगा, आप उसमें भी शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी पूरे विश्वास से और यकीन से सुनाऊँगा। तो आज की कहानी में इतना ही। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।